विस्तार जो हुआ है उसमें बहुत विसंगतियां हैं। एक इलाके के साथ बड़ा भेदभाव हुआ है। आपके रोहतक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 सीटें हैं, सोनीपत पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 सीटें हैं। इन 18 सीटों से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, कोई मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये भेदभाव नहीं तो और क्या है? क्या ये इलाका हरियाणा में नहीं है? जींद जिले से कोई मंत्री नहीं, तो ये भेदभाव ठीक नहीं है। यहाँ से रिप्रेजेंट देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया गया ये वो बेहतर बता सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत जरूरी था। लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास तो था ही, अब विश्वास जमाने के लिए जो है यहाँ से रिप्रेजेंट देना चाहिए ताकि इस इलाके के काम हो सके। जो आज शपथ समारोह किया गया, आपसे भी कुछ दिन पहले बात हुई थी कि ये ऐसा नहीं कर सकते, अगर चुनाव आयोग से परमिशन मिल जाती है तो कोई इन्होंने परमिशन ली। क्या पहली बार हुआ है या पहले भी ऐसा हो चुका है? देखो, चुनाव जब डिक्लेयर होने के बाद पहले आज तक कभी जो ऐसा नहीं हुआ कि मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई हो। मेरे ख्याल में हरियाणा के इतिहास में तो कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन की गई हो या कोई लाभ की कोई बात की गई हो। तो ये इलाके को सिर्फ इसके लिए जो है आचार संहिता ये नहीं कहती कि भाई इस ढंग से मंत्रिमंडल का एक्सटेंशन किया जाए, जबकि आचार संहिता लगी हुई है और इस दौरान किसी कम्युनिटी को अपने तरफ करने के लिए, किसी का लाभ लेने के लिए और किसी इलाके को वो करने के लिए इस तरीके से किया जाए, ये मैं समझता हूँ ये उल्लंघन है कानून का। अनिल साहब, जिस तरह से जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, लगातार जो है अनिल विज की नाराजगी भी सामने आई है। आज भी जो है जगह नहीं मिली है मंत्रिमंडल में, इस पर क्या? देखिए, अनिल विज को जगह मिलनी चाहिए थी। एक बहुत बड़ा चेहरा था वो भी, और सबसे सीनियर। आज के दिन में अनिल विज से सीनियर बीजेपी में कोई विधायक नहीं है, ना मंत्रिमंडल में जो है वो उनमें से कोई है, ना दूसरे है। तो उनको स्थान न देना क्या साबित करता है? असल में तो उनका जो है मुख्यमंत्री के उसमें नाम पड़ना चाहिए था सीनियरिटी के और उनके लॉयल्टी के हिसाब से। देखे, पुराने लॉयल आदमी हैं बीजेपी के, हाँ, तो उसको जरूर मिलना चाहिए था, लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई है। वो बेटर जानते हैं वो क्या करेंगे क्या नहीं। लोकसभा की टिकटों को लेकर कांग्रेस का क्या मंथन चल रहा है? कब तक हरियाणा की सीटें डिक्लेयर होंगी? 25 मई है, क्या आपकी लेट हो सकती है? देखो, मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना ख्याल है कि लेकिन मंथन तो चला हुआ है, मंथन तो ऑलमोस्ट सबका पता ही है कंप्लीट, लेकिन डिक्लेरेशन जो है वो शायद डिले हो जाए, क्योंकि जो डेट 25 मई का जो इलेक्शन आया है उसकी वजह से ये जो है ना 5-7 दिन डिले हो सकता है। लेकिन मंथन पूरा किया हुआ है और बहुत बढ़िया हालात है कांग्रेस के इस प्रदेश में। मैं समझता हूँ यदि ये समीकरण के हिसाब से सोशल जस्टिस करें, सबको रिप्रेजेंट दे, तो आज के दिन जो है ना कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से जो है लोकसभा की सीटें जीतेगी। सर्वे में कोई अंतर से जीता हुआ है, नेताओं के ऊपर चल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग नेता है, इसको यहाँ पर कास्टिज्म। नहीं, वो पार्टी ऊपर वाली पार्टी का काम है। वो किस ढंग से वो सर्वे कराते हैं, किस पार्टी के कराते हैं, ये ऊपर वाला काम है। लेकिन मैं समझता हूँ सर्वे होने के बाद ही टिकटें मिलेंगी। और मैं जो आज लोगों में जो नाराजगी है, जो फील्ड में हम जाते हैं, आम आदमी परेशान है, तंग है बीजेपी सरकार से, मोदी से छुटकारा पाना चाहते हैं यार। आज आम आदमी की हालत है। आप भी उस लिस्ट में मौजूद सबसे प्रबल दावेदार लोकसभा के देख रहे हो। कांग्रेस के कई नेताओं का कहना है कि दिल्ली में मिलेगी लोकसभा में हो सकते हो उम्मीदवार। नहीं, मैंने आपकी कितनी क्या है? मैंने अप्लाई नहीं कर रखा। मैं इस रेस से बाहर हूँ, है, मैंने अप्लाई नहीं कर रखा। लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ से सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस का जो भी उम्मीदवार आए वो जीत के निकले। जो है सोनीपत से इलेक्शन लड़ेगी। नहीं, उनको जरूरत क्या है? जब एक लड़का तो परिवार के अब जो है ना, नहीं, मैं नहीं समझता कि भूपेंद्र हुड्डा को लड़ना चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा की ओर सिपाही बहुत है और हालात बड़ी अच्छी है कांग्रेस पार्टी के लिए। सोनीपत सीट 100% कांग्रेस पार्टी जीतेगी, जो भी कैंडिडेट हो। आज लोग इनकी नीतियों से दुखी है, चाहे बीजेपी सरकार इसकी केंद्र सरकार की पॉलिसी हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी हो। लोग तंग आए हुए, लोग छुटकारा चाहते हैं। लोग तो हम जाते हैं फील्ड में तो लोग कहते हैं जल्दी से जल्दी पीछा छुटवा दें। सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम के खिलाफ है, टीवी के अंदर बात है, आपका क्या मत है? देखिए, जो मैं समझता हूँ
मैं ये नहीं मानता कि ईवीएम में धांधली नहीं हो सकती, खूब धांधली हो सकती है। आप देखो, जब एक अकाउंट से पैसे, बैंक में रखे हुए पैसे दूसरे अकाउंट में जा सकते हैं, तो वोट इधर से ट्रांसफर नहीं हो सकती, वोट भी ट्रांसफर हो सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये, यदि मोदी सरकार चाहती है फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, तो उनका जो डाउट है उसको मिटा देना चाहिए और ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना चाहिए। ये जो है ना, ताकि लोग, आम आदमी शंका जाहिर करता है, जिससे पूछो वही कहता है ईवीएम में करोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ईवीएम के खिलाफ है आम आदमी, आम जनता इस देश की। इसलिए बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील ठीक लड़ाई लड़ रहे, वो सबूत दे रहे हैं इस बात का, अगर इसमें ये गड़बड़ हो सकती है। सर बैलेट पेपर में याद आता है कि अगर किसी पुराने उनसे बात करी जाए तो गांव में जा जाए बैलेट पेपर में बहुत सारा घपला होता था, कई बंडलें चोरी हो जाती थी जिस तरह से। क्या उस तरह की वहाँ पे भी नहीं नहीं, बैलेट पेपर में सिर्फ एक ही था। कई बार ये काउंटिंग वाले जो थे ना, वो यदि वहाँ एजेंट जागरूक है तो एक भी गड़बड़ नहीं हो सकती। यदि एजेंट ही ना होगा तो जो काउंटिंग वाले खुद मैनुअल करना चाहे, नियत गलत हो तो हो सकती है, वैसे कोई गलत नहीं हो उसमें कहीं ना कहीं घपला घपला तो सकती। उसमें तो उस नहीं दौरान नहीं, वो जैसे कई बार उस वोट भी खत्म गायब वो हो जाते हैं। रिकाउंटिंग भी हो सकती है, डाउट। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे ठीक हो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, जब ये इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ने तो इस देश के, इस बीजेपी की पोल खोल के रख दी। और मैं तो जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का धन्यवाद करता हूँ कि उसने एक शीशा दिखा दिया अब किस ढंग से जबरदस्ती चंदा लिया जाता है। क्या कांग्रेस पार्टी में कभी ऐसा हुआ था? इतने साल राज कराया है तो कांग्रेस में कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई, कोई जबरदस्ती, ये तो जबरदस्ती छापे मारो, ईडी भेजो और चंदा लो और उसको मामले को रफा दफा कर दो। अब पाकिस्तान से चंदा लेना, जबकि वो मामला हुआ था उसका बम ब्लास्ट का, है पुलवामा का, उसके बाद भी चंदा लेना, इतना बड़ा, इतने सैनिक शहीद हुए और उसके बाद चंदा ले लिया उनसे, जहाँ ये पाकिस्तान से बदले की बात करते हैं। इसी प्रकार चीन, चीन से चंदा लेना, वहाँ बोलना, वो ना लाओ, लड़ी ना लगाओ, फलाना ना लगाओ, इसे व्यापार ना करो, और फिर उनसे चंदा लेना, मतलब चंदा इन्होंने कोई बख्शा नहीं। तो ये जो है ना, कैसे उनको लाभ दिया गया, ये जो है कोरोना में जो टीके लगाए गए, इन कंपनियों से चंदा लेना, ये चंदा लेके सिर्फ जो है ना अपना छुपाते हैं दोस्त को। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्ट्रिक बोर्ड ने इसकी पोल खोल दी बीजेपी सरकार की, और ये बहुत जरूरी भी था लोगों को असली आईना दिखाना कि बीजेपी क्या करे। जैसे एक वीडियो भी वायरल हो गया। पर वो मैंने देखी नहीं है, बगैर देखे मैं उसको कुछ कह नहीं सकता, नो कमेंट्स। बड़ौदा हल्के के विधायक इंदुराज नरवाल कह रहे हैं कि लोगों के वोट कटे हैं और खासतौर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कटे हैं। क्या आपको हाँ, नहीं लगता है? ऐसा ऐसा न्यूज़पेपर की कई रिपोर्ट्स हैं, मैं कोशिश करूंगा चेक कराने की, लेकिन अब इलेक्शन आ गया, लिस्ट फाइनल होगी होंगी, वो तो बाद में को पता लगा, कई अखबारों में भी आई है, आगे जो है वोटें जो है काट दी गई है, और गलत काम है। ऐसे इससे कोई वो नहीं बनेगा, लोग विरोध करेंगे इसका।